नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डी के कहल की 11वीं कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने फली तथा दलहन के लिए राइजोबिया के महत्व पर चर्चा की। इसी तरह सभी गैर दलहनी फसलों के लिए भी बायो फर्टिलाइजर्स उपलब्ध है, जो कि वातावरण के नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने में मदद करता है। और इसलिए इस कड़ी में हम 3 बायो फर्टिलाइजर्स यानी एजोस्पिरिलम, एसिटोबैक्टर और एजोटोबैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। एजोस्पिरिलम को पीजीपीआर यानी पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाला राइजोबैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। यह जड़ में प्रवेश करता है, फसलों के जड़ों के स्राव और वातावरण के नाइट्रोजन आदि का उपयोग करके अपनी वृद्धि करता है और पौधों के साथ सद्भाव से रहता है। एजोस्पिरिलम खुले खेतों के साथ साथ ग्रीन हाउस फसलों के लिए भी फायदेमंद है। यह बैक्टीरिया फसल की जरूरत का 30 से 50% नाइट्रोजन जुटाता है तथा प्रति हेक्टेयर 15 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 32 से 65 किलोग्राम यूरिया मिट्टी में जमा भी करता है, जिससे खेत अधिक उपजाऊ होगा। खेती में बायो फर्टिलाइजर के उपयोग के अनुभव के अनुसार जैव उर्वरकों के प्रयोग से उपज में वृद्धि के अलावा और भी कई लाभ होता है, जिसकी चर्चा हम इस एपिसोड के अंत में करेंगे। इसलिए यह सुझाव है कि वास्तविक लाभ के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एजोस्पिरिलम के समुचित उपयोग से कई फसलों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ धान, गेहूं और मक्का पर इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे। सबसे खास बात यह है कि बायो फर्टिलाइजर का उपयोग जैविक खाद के साथ करने पर उपज में वृद्धि अधिक होता है। एजोस्पिरिलम के उपयोग से धान का उपज 15% तक, जबकि झारखंड में 28% तक अधिक हुआ। वहीं मक्के की उपज में झारखंड में 27% तक और राजस्थान में 22% तक बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि गेहूं में एजोस्पिरिलम के उपयोग से राजस्थान में 19% तक, उत्तर प्रदेश में 25% तक और झारखंड में 21% तक अधिक उपज हुआ है। एजोस्पिरिलम पौधे से संबद्ध यानी एसोसिएट होने के नाते फसलों के साथ साथ जीवन चक्र पूरा करता है और इसलिए हर नए फसल के साथ बार बार टीका लगाने की आवश्यकता होती है। एजोस्पिरिलम का उपयोग बीज उपचार या पौध उपचार द्वारा किया जाना चाहिए या कभी कभी मिट्टी उपचार भी किया जा सकता है। अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करना चाहिए, अधिक मात्रा का उपयोग नुकसानदायक हो सकता है। अन्य फसलों की तरह एजोस्पिरिलम गन्ने की जड़ों से भी सहयोग करता है और प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष लगभग 50 से 75 किलोग्राम नाइट्रोजन को मिट्टी में उपलब्ध कराता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गन्ने की फसल के लिए एक नए बैक्टीरिया यानी एसिटोबैक्टर की सिफारिश की जाती है, क्योंकि यह एजोस्पिरिलम की तुलना में अधिक नाइट्रोजन को स्थिर करता है। साथ ही इसकी कुछ अन्य खूबियां भी हैं। एसिटोबैक्टर को एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। एसिटोबैक्टर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग सिरका के उत्पादन में किया जाता है। एसिटोबैक्टर अधिक कारगर होने के कारण फॉस्फेट, आयरन और जिंक की उपलब्धता बढ़ाकर जड़ों का अधिक विकास करता है, क्योंकि यह मिट्टी में 10% तक चीनी की मात्रा होने पर भी जीवित रहता है। एक अनुमान के अनुसार गन्ने के 100 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार के लिए खेत से 200 से 250 किलोग्राम नाइट्रोजन, 120 से 150 किलोग्राम फॉस्फेट और 175 से 225 किलोग्राम तक पोटाश का उपयोग होता है। और इसलिए भारत सहित अधिकांश देशों के गन्ना उत्पादक किसान कम से कम 250 किलोग्राम नाइट्रोजन अर्थात 550 किलोग्राम यूरिया और अन्य खाद का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये जानना रोचक होगा कि ब्राजील के किसान लगभग 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का ही उपयोग करते हैं, जो कि गन्ने के फसल द्वारा प्रयुक्त नाइट्रोजन की भरपाई भी नहीं कर सकता। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मिट्टी में कोई खास कमी नहीं है, जबकि भारत की तुलना में प्रति हेक्टेयर लगभग 40 टन अधिक पैदावार होता है। ऐसा केवल गन्ना उत्पादन में जैविक इनपुट के उपयोग और उचित पोषण तथा मृदा प्रबंधन के कारण ही संभव हो सका है। हमारे अनुभव के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ इलाकों में गन्ने की औसत उपज 52 से 58.5 टन प्रति हेक्टेयर के बीच है। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में 58 से 68 टन प्रति हेक्टेयर के बीच। एसिटोबैक्टर के अतिरिक्त उपयोग से राजस्थान में 60 से 68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार में वृद्धि हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अधिक उपज प्राप्त हुआ। इसलिए जिन क्षेत्रों में गन्ना एक प्रमुख फसल है,
एसिटोबैक्टर और अन्य उपयुक्त जैविक उत्पादों के समुचित उपयोग से लागत में कटौती से किसान को निश्चित रूप से राहत मिलेगा और खेती से आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। एसिटोबैक्टर का उपयोग केवल मृदा उपचार द्वारा ही करना चाहिए। नए फसल की रोपाई के समय या पैड़ी वाले फसल में कटाई के तुरंत बाद इसका उपयोग होना चाहिए। यह बताना महत्वपूर्ण है कि एसिटोबैक्टर का उपयोग कॉफी के बगानों में भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अगला बायोफर्टिलाइजर है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एक स्वतंत्र मृदा जीवाणु है। एजोटोबैक्टर विषम परिस्थिति में सिस्ट या एक प्रकार का आवरण बना देता है। सूखे मिट्टी में एजोटोबैक्टर 24 साल तक जीवित रह सकता है तथा उचित वातावरण मिलने पर 4 से 6 घंटों में कार्यशील भी हो जाता है। इसलिए समय के साथ एजोटोबैक्टर के उपयोग की मात्रा में कमी किया जा सकता है। एजोटोबैक्टर का उपयोग विविध फसलों जैसे गेहूं, मक्का, सरसों, कपास, आलू, सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जा सकता है। एजोटोबैक्टर एक बहुत ही उपयोगी जीवाणु है। इसमें नाइट्रोजन स्थिर करने के लिए सभी जरूरी एंजाइम जैसे फेराडॉक्सिन, हाइड्रोजिनेज और नाइट्रोजिनेज आदि की पूरी श्रृंखला मौजूद होती है। मिट्टी में मौजूद भारी धातुओं जैसे कैडमियम, पारा और सीसा के जैविक उपचार में एजोटोबैक्टर मदद करता है। इतना ही नहीं, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड के हानिकारक या कैंसरकारी रासायनिक अवशेष के जैविक निष्क्रमण का काम भी एजोटोबैक्टर बखूबी करता है। एजोटोबैक्टर एंटीबायोटिक पदार्थों को संश्लेषित करता है, जिससे फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल रोगों को नियंत्रित रखता है। इसके अतिरिक्त फलों का फटना, फल और फूल का गिरना आदि को भी कम करता है। भारत के कई राज्यों में एजोटोबैक्टर के प्रयोग से ऐसा देखा गया है कि गेहूं की उपज में 13% तक, जबकि सब्जियों की उपज में 31% तक वृद्धि संभव है। एजोटोबैक्टर का उपयोग केवल मृदा उपचार के रूप में ही करना चाहिए। आखिरी जुताई या बुआई के समय इसका उपयोग करें तथा अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग किया जाना चाहिए। बैक्टीरिया द्वारा विटामिन, हार्मोन आदि के उत्पादन से अधिक बीज अंकुरण तथा बेहतर जड़ विकास होता है। उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे पहले ही फसल से नाइट्रोजन के उपयोग में 25 से 33% तक बचत होती है तथा लगातार उपयोग से इसे 50% तक भी कम किया जा सकता है। साथ ही मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा में वृद्धि होती है। फसल जैसे धान, गेहूं और गन्ना में अधिक कल्ले या टिलर्स बनते हैं। मक्के के भुट्टे या बालियों में दाने अधिक और दाने भारी और चमकदार होते हैं। और इन सब खूबियों के साथ ही खेती से आमदनी में वृद्धि होती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में नए विषयों को भी शामिल किया जा सके।